नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के मेरे इस व्लॉग में आपका स्वागत है। और हर बार की तरह मैं हाजिर हूं आपके लिए एक नया व्लॉग लेकर। हर बार हम कुछ ना कुछ नया दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिछले व्लॉग से हमने एक सीरीज़ शुरू की है देहरादून के नहरों को खंगालने की। क्या देहरादून की नहरों का इतिहास है, यह हम खंगाल रहे हैं। और पिछली बार हमने आपको राजपुर नहर के बारे में बताया था। अब हम देहरादून की एक और जो ऐतिहासिक और पुरानी नहर है, खलंगा नहर के बारे में आपको बताने निकले हैं। तो चलिए चलते हैं। खलंगा नहर के इस हेड पे हम खड़े हैं, तो आपको कई चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। आप इस नहर को देखेंगे तो इसके आसपास इतनी खूबसूरती है, इतना पहाड़ी इलाकों से और हरा भरा होने के कारण ये घिरी हुई है। सौंग नदी पर बनी ये जो नहर है, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि लगभग 100 किलोमीटर तो ये नहर जाती ही है। इस नहर का जो निर्माण है वो ब्रिटिश शासकों ने लगभग 1960 और 70 के बीच में किया। और रिस्पना राव के जो पूर्वी भूभाग है उसकी सिंचाई के लिए इसका निर्माण किया गया था। और वर्तमान में जो हेड है उसका पुनर्निर्माण 1907 में किया गया था। यह टिहरी रियासत की सीमा में है और सौंग नदी के किनारे इसका निर्माण हुआ है। यह नहर दक्षिण में शिवालिक श्रृंखलाओं की नाग सिद्ध पहाड़ी तक लगभग 494 एकड़ कृषि भूमि को सिंचित करती है। इस नहर की शाखाएं 5 हैं। रायपुर जाकर 2 भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा पूर्वी दिशा में जाती हुई रांझावाला से और एक शाखा हर्रावाला के लिए दूसरी आगे बढ़ जाती है और उपशाखाओं में बढ़ जाती है। शाखाओं में बटकर ये बाला वाले और नतुआ वाला में जाकर निकलती है। पश्चिम वाली आगे 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक शाखा बद्रीपुर और नवादा के लिए और दूसरी धर्मपुर जाती है। धर्मपुर वाली शाखा 6 नंबर पुलिया में
धर्मपुर सब्जी मंडी में ईस्ट कैनाल से मिल जाती है। यहाँ से एक शाखा माता मंदिर अजबपुर होते हुए मोथरावाला तक जाती है और दूसरी शाखा रेस कोर्स रेस्ट कैंप होते हुए कारगी तक जाती है। इस समय हम हेड के ऊपर हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पुली भी है जिसको जो कहा जाता है अंग्रेज़ों के ज़माने की है। और जब भारी पानी आता है इस नहर की तरफ बढ़ता है तो इसको नीचे कर दिया जाता है। मेरे साथ स्थानीय लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पे आपने देखा है, क्योंकि कितना इसका वो रहता है और कितना आपको लगता है कि इससे फ़ायदा है। जी ये रोकने के लिए, ताकि अगर ये पूरा पानी अगर नहर में चला जाएगा तो नहर टूट जाएगी, आगे गांव भी है, घर में घुस जाएगा पानी, खेतों में पूरी खेती नुकसान हो जाएगी। इसलिए इसको रोका जाता है यहाँ पे बरसात के जब पानी आता है। अच्छा, जब बारिश ज़्यादा होती है ना तो पानी बढ़ जाता है नदी में, तो इसलिए इसको डाउन कर देते हैं, रात को उसको डाउन कर देते हैं और सुबह इसको ऊपर उठा देते हैं। अच्छा, ताकि पानी नहर में चला जाए। तो किस तरीके से ये नहर आप, क्योंकि स्थानीय लोग भी हैं, गांव वाले भी हैं, आप कितना इस नहर को इस गांव के लिए या फिर पूरे शहर देहरादून के लिए ज़रूरी मानते हैं? सर ये जरूरी इसलिए क्योंकि इससे सिंचाई यहाँ के जितने हमारा ये गांव पड़ता है पूरा इसी से इसी पे निर्भर है। आपका देहरादून जितनी भी खेती हो रही है सारा पानी यहाँ जाता है और इससे मतलब सिंचाई के उससे ये सिंचाई लोग पी भी रहे हैं इसको, जहाँ पे पानी कमी है उसको फिल्टर करके लोग पी भी रहे हैं। तो मतलब ये लगा लो आपकी खेती से लेके पीने लायक मतलब सबके लिए मतलब ज़रूरी है ये। लेकिन एक हालात ये भी हैं कि भाई आप आगे इसको देख भी नहीं पाते। जी बिल्कुल सही बात है। अब जैसे आने वाले टाइम में आप देखोगे इस टाइम इतना पानी तो हमारे ये बहता था फालतू, ये नहर में तो बहुत ज़्यादा पानी होता था, नदी में कि आप पार नहीं कर पाते इतना पानी होता है इस टाइम। मगर जैसे धीरे धीरे नदी में मिट्टी जैसे भर रही इसमें तो उसमें पानी नीचे चला गया धीरे धीरे। मतलब यह कि कुछ टाइम में आने वाले टाइम में शायद मिलेगा भी नहीं पानी जैसे खेती के लिए। अब जैसे डैम बन रहा है, डैम वाले तो अपना छोड़ेंगे ही, मगर उतना नहीं आ पाएगा जितना पहले आता था। वो भी पानी तो पूरा छोड़ेंगे वैसे बात नहीं। डैम से आप लोगों को क्या लगता है, क्या उम्मीद है उससे कुछ फ़ायदा होगा? फायदा है, वो पीने के लिए जा रहा है पानी, यहाँ से वहाँ से पाइपलाइन पर जाएगी। इधर से सर्वे कर रखा उन्होंने देहरादून के माल देवता से, वो जाएगी सीधे संधारा वाली सड़क से, वो सीधे राजपुर की तरफ जाएगी। वहाँ वो पीने के लिए वो पानी सप्लाई होगा यार, जहाँ डैम बन रहा है ऊपर वो पीने के लिए। सब पहले तो उनका था कि हम बिजली बनाएंगे और बिजली वाला जो प्लान है उनका कैंसिल कर दिया गया। तो इधर से आगे जो बाहर से ना लाइन वो कैंसिल, अब इधर से आएगी सीधे और सीधे राजपुर की तरफ पीने के लिए जाएगा वो पानी। दोस्तों, हमने आपको खलंगा नहर का हेड दिखाया और उसके बाद अभी हम बरवा काटल जो गांव है वहां पर हैं और आप देख सकते हैं अभी ये नहर खुली हुई है और यहाँ से ये नहर खुली है और आगे जाके ये कुमालडा और माल देवता तक खुली ही आपको मिलेगी। इससे जो तमाम लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो स्थानीय काश्तकार हैं, वो अपनी खेतों की सिंचाई करते हैं। इसके अलावा इस पानी को पीने के लिए भी उपयोग किया जाता है। इस नहर के पानी को सौंग नदी का जो किसे में जो ये नहर कट के आती है, कहीं ना कहीं एक बेहद
महत्वपूर्ण इस नहर का इस पूरे इलाके के लिए ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन आगे जो है पूरे शहर भर में इसको अंडरग्राउंड कर दिया गया है। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि आगे भी किस तरीके से इस नहर का स्वरूप है वो भी आपको दिखाएं। खलंगा सौंग से निकलती है, सौंग का जो है नदी है उससे उन्होंने खलंगा नहर, खलंगा का जो किला है उसको उन्होंने डिवोट किया उस नहर के नाम को, खलंगा किले के नाम पे खलंगा कैनाल। और वो इतनी खूबसूरत अपने आप में है कि पहाड़ों में अंडरग्राउंड कहीं कहीं हुई है वो। अच्छा। हाँ, मतलब आज तो सरकार ने ज़बरदस्ती अंडरग्राउंड कर दिया गया, लेकिन उस समय ज़रूरत के हिसाब से ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि पहाड़ बीच में आते हैं रायपुर तक, तो रायपुर तो पहाड़ों के बीच में उसको डाला गया है। ओके। और सुर्खियों से जो उसकी चिनाई हुई है उस समय जी। वो अपने में लाजवाब इंजीनियरिंग का नमूना है। मतलब और कहीं पर वो पहाड़ के अंदर होती है, कहीं पर वो बाहर होती है, बाहर से सुर्खियाँ दिखती हैं उसमें अंदर। और अपना जो है वो पूरा इस इलाके को काफ़ी बड़ा उसका सिंचित एरिया है। उसका सिंचित एरिया उसकी जो है रायपुर में आने के बाद उसकी मुख्य रूप से 2 ब्रांच में डिवाइड होती है वो। एक ब्रांच उसकी जाती है ये अपना वेस्ट साइड में जाएगी तो जोगीवाला की तरफ, जो बद्रीपुर का पूरा जो गन्ना वन्ना है सारी सिंचाई वो करती थी। दूसरी ब्रांच उसकी धर्मपुर वाली तरफ बढ़ जाती थी, तो ये अपना धर्मपुर से पूरा मथुरा वाला तक की सिंचाई वो करती थी। और धर्मपुर के पास में जो आराघर है वहाँ पे दोनों नहरों का मिलन हो जाता है, देहरा कैनाल का भी और खलंगा कैनाल का एक ब्रांच का भी। और फिर उसके बाद में 1902-03 के बाद फिर उसके इसमें से एक 2 ब्रांच और निकली, उसमें से 2 वो रायपुर के बाद में रांझावाला एक जगह पड़ती है, वहाँ से रांझावाला एक नहर चल जाती है शमशेरगढ़ हर्रावाला की तरफ के लिए। उसके आगे फिर दुनली एक जगह है जहाँ से बालावाला और नकरंदा गुलर घाटी के उस इलाके को सिंचा जाता है। तो पूरा जो सौंग के जो पश्चिमी हिस्सा है और रिस्पना का पूर्वी हिस्सा, इसके बीच की जितना ये शिवालिक की पहाड़ियाँ, इस पूरे क्षेत्र की जो सिंचाई है वो अपना खलंगा कैनाल उसको करती थी। हमने आपको खलंगा नहर का हेड दिखाया और उसके बाद वो किस तरीके से शहर की तरफ चली है उसके बारे में बताया। अब हम मालदेवता में हैं, मालदेवता में भी हम आपको दिखाएंगे। ये वो इलाका है जहाँ पर नहर जो है वो खुली हुई नज़र आ रही है। और इसके एक नज़ारा ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा कि 2 अगर कहा जाए नदियों और नहरों से जो पानी आ रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है, यानी अगर कहा जाए तो थोड़ा बहुत छोटा बहुत संगम ज़रूर है। ये एक जो है वो आप देखते हैं वो सौंग नदी से जो
खलंगा नहर के लिए वो पानी आ रहा है वो वहाँ से निकल के आ रहा है, और दूसरा जो है वो सहस्त्रधारा से जो नहर बनकर आ रही है वो वहाँ से उसका पानी इसमें मिल रहा है। तो अब इसके बाद जो है इसको रायपुर नहर के रूप में ज़रूर पहचाना जाता है, और उसके बाद ये पूरे बाला वाले और उसके अलावा जितने भी शहर के अन्य इलाके हैं जहाँ पर कृषि का जो कार्य होता था वहाँ पर ये पानी पहुँचाता है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक ऐसा पैच है जहाँ पर ये नहर जो है वो आपको काफ़ी हद तक खुली हुई नज़र आती है। दोस्तों, अगर हम आपको खलंगा नहर दिखा रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको एक रोचक चीज़ ज़रूर दिखाना चाहूँगा। खलंगा नहर का जो ये बहाव है आप देख सकते हैं चल रहा है, लेकिन बीच में सहस्त्रधारा से आने वाली कालीराव नदी भी आपको दिख रही होगी। और कालीराव नदी को इस नहर को कैसे पार कराया गया आप देख सकते हैं। ये पूरा एक पुल सरीखा बनाया गया है, और इस पुल के माध्यम से इस पूरे पानी को दूसरी तरफ ले जाया गया है। आपको एक ज़रूर इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर बताऊंगा कि जो ये बना हुआ है ये इसमें सीमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, सुर्खियाँ कहते हैं, और वो एक तरीके से मिक्सचर होता है दालों का, सिरके का और गुड़ के सिरके का, और ये तमाम चीज़ें हैं जिनसे ये पूरा का पूरा ये निर्माण हुआ है। सीमेंट वाला ये शायद ऊपर वाला होगा, लेकिन अगर कहा जाए तो आप देख सकते हैं एक लीकेज तक नहीं है। तो ये एक लगभग मुझे लगता है ये 100 साल पुराना है ये पुल, और ये एक महत्वपूर्ण इस नहर को दिखाने के साथ साथ ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिससे आपको रूबरू कराना ज़रूरी था। खलंगा नहर के कई रोचक तथ्यों को दिखाते हुए अब हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां से खलंगा नहर जो है वो अंडरग्राउंड हो जाती है। ये रायपुर चौक के पास बना हुआ ये नहर है। यहीं पे आपको आखिरी जगह पर ये नहर खुली हुई दिखाई देगी शिव मंदिर के पास, और उसके बाद ये पूरी तरीके से आगे बंद कर दी जाती है। पूरा किसी भी इलाके में ये दिखाई नहीं देती। हाँ, कुछ जगहों पर ज़रूर इससे सिंचाई होती है, लेकिन ये एक अच्छा इतिहास था इस पूरी नहर का। आने वाले दिनों में भी हम इसी तरीके से देहरादून के कई इतिहास से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।